खबर त्रिपुरा से है, जहां विधानसभा चुनाव के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 60 सीटों पर 269 प्रत्याशी अपनी किस्मत यहां आजमा रहे हैं। 28,13,000 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन से है। प्रदेश में 3,337 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील जबकि 28 को अति संवेदनशील करार दिया गया है। करीब 22,000 सुरक्षाकर्मी और केंद्रीय जवानों को यहां तैनात किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे तक जो ये वोटिंग परसेंटेज था ये 13% तक रहा, 13% तक रहा। 60 सीटों पर 269 यहाँ पर उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 28,13,000 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी का यहाँ जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन से है। प्रदेश में 3,337 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 11,000 मतदान केंद्रों को सेंसिटिव जबकि 28 को बहुत ज्यादा सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील करार दिया गया है। करीब 22,000 सुरक्षाकर्मी और केंद्रीय जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तो त्रिपुरा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। विधानसभा चुनाव के तहत आज यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही साथ 60 सीटों पर 269 उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 28,13,000 वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का बराह रास्त मुकाबला जो है यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ से है। प्रदेश में 3,337 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। বলবো কি করে, আপনারা তো সবাই মিলে চেঁচামেচি করছেন। যদি আমার কথা শুনতেই চান, allow me to speak in a very peaceful manner. Please help me, help them. একটু অপেক্ষা করুন না। আমি আমার ভোট দিলাম। আগরতলায় সকালের দিকে রামনগর এলাকায় কিছু সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল, যা রিপোর্ট আমাদের কাছে এসছে। তাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশকে ব্যবহার করে মানুষকে সাহায্য করেছেন, সেই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। সকালবেলা যা খবর পেয়েছি সেটা হচ্ছে সোনামুড়া মহকুমার বিধানসভা কেন্দ্রে भवानीपुर। तो यहाँ पर आपको बताएं कि त्रिपुरा से ये तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं। सुबह से ही यहाँ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं देखी जा रही हैं। विधानसभा चुनाव हैं, आज यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। 60 सीटें हैं यहाँ पर, जिन पर 269 प्रत्याशी अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो इलाका है ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है पूरे त्रिपुरा की अगर बात करें, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और 28,13,000 मतदाता जो हैं वो इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। हर बूथ पर यहाँ खुसूसी निगरानी देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही निकले हैं, लंबी लंबी कतारों में हैं और नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि लगातार हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहे हैं। जब भी जिस रियासत पे भी इलेक्शन होता है तो
कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो ये यकीन बढ़ाती हैं कि भारत में किस तरह से, हिंदुस्तान में आज भी जो लोगों का विश्वास है, लोगों का यकीन है, वो जमहूरियत पर कायम है। लंबी लंबी कतारें, महिलाएं देखिए किस तरह से सुबह से ही निकली हुई हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तमाम तर इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। अगर यहाँ पर मुकाबले की बात करें तो बीजेपी ने अपना पूरा जोर यहाँ पर लगाया था। कई तरह की जो वादे थे वो हमने यहाँ पर देखे थे कि किस तरह से जब रैलियां की गई थी तो वो वादे हुए थे। और उसके बाद बीजेपी का जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ से है। ये लंबी लंबी कतारें जो सुबह से लोग यहाँ पर निकले हैं वोट डालने के लिए, तस्वीरें जहां नौजवान तो निकले हैं ही, वहां पर जो बुजुर्ग शख्सियात हैं वो भी अपने एक एक वोट की कीमत जानती हैं और अपनी यहाँ पर जिस तरह से वोट देने के लिए सुबह से ही निकले हैं। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 13% थी। जाहिर सी बात है कि ये शाम तक बढ़ेगा ही, क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें निकल कर आ रही हैं। महिलाओं की तादाद जो है वो सुबह से ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। बेहद अच्छी तस्वीर जिसको हम लगातार अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं और ये दर्शाता है कि किस तरह से हर हिंदुस्तानी का, हर भारतवासी का जो यकीन है डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर, वो लगातार कायम है और उसी को दर्शाती ये तमाम तर तस्वीरें। अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ये नागरिक सुबह से ही निकले हैं। 3,337 मतदान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। 11,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील, 28 को अति संवेदनशील करार दिया गया है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो 22,000 सुरक्षाकर्मी और केंद्रीय जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। खबर हिमाचल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपील की है। उन्होंने अपनी एक अपील की है कि विमेन आईपीएल में नीलामी की भाषा पर उन्होंने ये अपील की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक लेख लिखा है और अपने इस लेख में उन्होंने लिखा कि अब तक कोई भाषा इतनी दिवालिया नहीं हुई, बेटियों को इतने और उतने में बिकी लिखना पड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने ये खास तौर पर अपील की कि ऐसी असभ्य भाषा पर रोक लगाई जाए। कोई सम्मानजनक शब्द यहाँ पर प्रयोग करने की उन्होंने अपील की है। आपको बताएं कि हाल ही में WIPL नीलामी के बाद अखबारों की जो सुर्खियां थी, हेडलाइंस थी, उसमें लिखा था देश की ये बेटी इतने करोड़ में, वो बेटी इतने कम में बिकी। इन्हीं शब्दों से बेहद हताश नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। बेहद सीनियर लीडर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये अपील की है। खबर सुक्खू कैबिनेट से है, जिसकी दूसरी बैठक आज होनी है। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक होना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र के आयोजन पर फैसला होगा। गारंटियों पर सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होना है। डी नोटिफाई हुए कुछ संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय यहाँ पर संभव है। सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खुल सकता है। तो सुक्खू कैबिनेट की ये अहम बैठक होना है, जिसपे खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। शिमला से खबर है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। ये बैठक राज्य सचिवालय में हुई। इस दौरान मेडिकल ब्लॉक लेवल पर आधुनिक
सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार के समीप विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगी और प्रत्येक चिकित्सा खंड में आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बेड्स की होगी। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएगी और खंड स्तरीय अस्पतालों के शुद्धिकरण से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए। वहीं बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी समेत विभाग के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर होटल पीटर हाफ पहुंचे हैं और सरकारी कार्यक्रम में वो यहां भाग लेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों से भी वो मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला पहुंच चुके हैं। होटल पीटर हाफ पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे। सरकारी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी मौजूद रही। राजभवन में आयोजित इस विदाई समारोह में राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि वो यहाँ की मधुर स्मृतियां अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हिमाचल के लोगों में अपनापन है, वो प्रेम बांटने पर विश्वास करते हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वो यहाँ के आतिथ्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। हिमाचल देवभूमि के साथ साथ प्रेम भूमि भी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके बाद अब शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। मेरी सोच रही है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, सब कुछ जानता हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। कोई भी नहीं होता ऐसा। जब मैं यहाँ राज्यपाल बन के आया तो मैं यहाँ से कुछ सीखने के लिए आया था, यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, यहाँ से कुछ लेने के लिए आया था। और आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जा रहा हूँ, वो मेरी पूंजी है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते अभी तक सीमेंट प्लांट का विवाद सुलझा नहीं पाया गया है। इसकी वजह से हजारों लोगों का रोजी रोजगार छिन रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं। प्लांट बंद होने से 3000 से अधिक ट्रक ऑपरेटर्स, करीब 5000 छोटे कारोबारियों और प्रवासी मजदूरों पर इसका असर पड़ा है। साथ ही राज्य की जनता को कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटियों को पूरा करने का भी इंतजार है। घोषणाएं नहीं की थी। यही आज हमारे चाहे बरमाणा का एसईसी प्लांट है, चाहे हमारा जो दाड़लाघाट का एसईसी प्लांट है, 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। ये सरकार जो ट्रक ऑपरेटर्स की जो मांग है और जो झगड़ा जो है वहाँ सीमेंट प्लांट और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में चला है, 2 महीने से सरकार उसको अभी तक सुलझा नहीं पाई है। आज हमारे 3000 से ज़्यादा ट्रक ऑपरेटर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। करीब 5000 के करीब जो छोटे कारोबारी थे, उसमें चाहे वो ढाबे वाला था, चाय वाला था, दूध बेचने वाला था, ऐसे 5000 के करीब जो है वो जो प्रवासी लोग थे वो वहाँ से पलायन कर गए हैं। तो हम आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 महीने की सरकार ने किस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. एक और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उन्होंने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आपको बताएं कि आदि महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक स्टॉल्स जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इन्हीं का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वो बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि इसमें जनजातियों की समृद्धि और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में लगभग 1000 आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये खास कार्यक्रम, जहां पर जो कारीगर हैं उनके बनाए हुए सामानों का मुआयना करते हुए, उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गले के कंठहार को देखा। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जहां से सूर्योदय होता है और सबसे अहम यहाँ पर वहां की जो कारीगरी है, ज्यादा आदिवासी कारीगर इसमें शामिल हैं। 13 राज्यों से ज्यादा जो जुड़े हुए आदिवासी रसोई हैं जो मिलेट्स के जायजा का तड़का लगाएंगे। जिस बैम्बू का हम जिक्र कर रहे थे उसी स्टॉल पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है। यहां से भी समझते हुए देखिए, ये विविधता है भारत की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कैसे इन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। नागालैंड के स्टॉल पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। मुख्य धारा में से जोड़कर वाणिज्य को पारंपरिक कला के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, उस लिहाज से भी ये आयोजन बेहद अहम। बिल्कुल आंचल, आप क्यों कह सकते हैं कि रंग अनेक तिरंगा एक, राज्य अनेक भारत एक। तो हर राज्य के लोग अपनी अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो उनके आर्ट्स हैं, कल्चर है, प्राइमरीली उसको शोकेस कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, समूचे इंडिया की बात कर रहे हैं, और कैसे इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पर इन प्रोडक्ट्स को लेकर के आया जा सके, इस बात पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच रहता है कि जो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहती है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी अगर कुछ डिजाइन कर रही है, बना रही है, तो उनके प्रोडक्ट में जो दमखम है उसको कैसे ब्रांडिंग मिल सके। हमने कई बार देखा कि कई सारे अहम जो मौके होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उस पर वो इन कई सारे प्रोडक्ट्स को खुद आजमाते हैं, खुद पहनते भी है। अभी आपको हाल ही में याद होगा आंचल कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर एक जैकेट पहनी थी। वो जैकेट प्लास्टिक से रिसाइकल करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई। जी बिल्कुल। तो वो दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस बिल्कुल साफ है कि कैसे 2070 तक भारत को अगर कार्बन न्यूट्रल होना है तो हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करनी है। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है कि हम कैसे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, और ट्राइबल लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, वो सर्कुलर इकोनॉमी का एक आदर्श उदाहरण। और क्योंकि आप इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं अरुण, तो क्योंकि भागीदार के रूप में तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया और यहां पर जो आदिवासी कारीगर हैं उनका उत्साह बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हर एक चीज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह की जो विभिन्न कारीगरी के नमूने होते हैं वो खुद भी उनका इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अपील भी करते हैं कि किस तरह से देश में जो ये कारीगर हैं, जिनका ये तमाम जो काम है उसको आगे लाया जाए। और उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। यहाँ पर जो आदिवासी कारीगरों ने फन के शानदार नमूने यहाँ पर रखे हैं, उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए, उनका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद अहम ये मौका है। आदि महोत्सव
जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और लगातार वो यहाँ पर स्टॉल्स का भी जायजा ले रहे हैं, यहाँ पर मौजूद सामानों में अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। एक और अहम खबर, बीती रात के दौरान कुपवाड़ा पुलिस द्वारा मिले एक इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने सैदपुरा अग्रिम क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया। संयुक्त टीम ने घुसपैठियों को ढेर कर दिया, बाकी घुसपैठियों की तलाश जारी है। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी जम्मू में विरोध प्रदर्शन पर हैं। ये कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रात में भी भाजपा मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। उनका विरोध अभी भी जारी है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो महाशिवरात्रि के मौके पर लंबित वेतन जारी करने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी नौकरी को कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर करने की मांग लगातार कर रहे हैं। शिवरात्रि पे सैलरी हमारी, रिलीज करो, शिवरात्रि पे नहीं चलेंगे, कंडीशनल ऑर्डर नहीं चलेंगे, शाही नहीं चलेगी, सभी मेरे भाइयों को जो हमारे साथ यहाँ जुड़े थे, आज 90 में मेरे को मेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही कुछ मंजर तब भी होगा जब हम लोग कश्मीर छोड़ के यहाँ आए थे। रहने के लिए घर नहीं थे, रास्तों पे हमने रातें गुजारी। आज 2023 है और मेरे माँ बाप को जहाँ पे उन्होंने मेरा फ्यूचर इतना अच्छा किया, पढ़ाई इतनी अच्छी दी, और करंट डिस्पेंसेशन में मैं आज फिर इसी सड़क पे आ गया हूँ। खाली अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा हूँ। उसकी एवज में पिछले 8 महीने से मेरा सैलरी रोक दिया गया, मेरे पास सप्रेशन के ऑर्डर डाले गए। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये खाली आप लोगों को, हम तो सोए नहीं, लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागिए और हमारा कुछ निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद। पिछले 287 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अब यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पूरी रात को ये यहाँ पे रहे थे, पूरा रात यहाँ पे उन्होंने गुजारा है, पूरी रात गुजारी है। कड़ाके की सर्दी में ये यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है त्रिकुटा नगर में, यहाँ इसके सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इनका धरना जो जारी है। कल शाम को यहाँ पे बैठे थे, कल दोपहर को तकरीबन 4 बजे यहाँ बैठे थे और उसके बाद लगातार ये धरने पे यहाँ पे बैठे हैं। कल सुबह अगर हम बात करें तो कल इनको प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद उनको डिटेन किया गया कुछ प्रोटेस्टरों को। लेकिन आज अब उसके बाद लगातार ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैलरीज की डिमांड है इनकी तकरीबन 287 दिन से, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन तकरीबन 2 दिन रह गए महाशिवरात्रि को। ये सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं और प्रमोशंस की डिमांड, जो रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं कश्मीर से जम्मू तक। तो देखिए आप, इनमें जो है फीमेल्स भी हैं, इसमें मेल भी हैं। आप बताइए, रात भर आप यहाँ पे थे? जी, हम रात भर यहीं पे रहे थे कल। और कल हमने एक इन्फोनाइट कॉल दी थी कि हम अब यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन का हमें एपैथीज देना, हमारी फैमिलीज को मुश्किलात में डालना। एडमिनिस्ट्रेशन एक फाइनल फैसला सुनाए कि उन्हें हमें वहां पे कैसे रखना है। आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज है, आप हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। बताइए इन रिटर्न में कि हम कैसे सेफ है, सिक्योर है। जो हमारे अंदर डर है 22 किलिंग के बाद, ये कैसे खत्म होगा? जो हमारे घर खाली करा दिए गए, वहां पे हम कहां पे बसेंगे? और इस दौरान, सारी कमियों के दौरान, अगर मैं सताया हुआ एक टेररिस्ट की गोली से था, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने में। 6 महीने से मेरी तनख्वाह बंद की आपने। क्या हासिल हुआ आपको? मेरी तनख्वाह एक सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा है। अगर मेरी डिमांड जेन्युइन नहीं है, कल रिकवर कर लीजिएगा। लेकिन शिवरात्रि पे आपने हमारी तनख्वाह बंद की। आपसे डिमांड की थी डे 1 से, अगर आपको मेरी सर्विसेज लेनी है, आप जम्मू से लीजिए। हम 7 की जगह 8 घंटा काम कर लेंगे। काम तो करना चाहते थे। आप बताइए कहां काम करूं? कुछ लोग ताना मारते हैं हमें आप फ्री की तनख्वाह लेते हैं, कुछ लोग ताना मारते हैं आप वहां जाना नहीं चाहते। ये वही जूता जानता है जो चुभता है। हमारे दर्द को समझते नहीं है आप लोग। शिवरात्रि का तोहफा नहीं दे सकते आप हमें? ये कौन सी कंडीशन है? आप जाके ज्वाइन कीजिए,
उसके बाद कहाँ जाऊं? उसके बाद कहाँ जाऊं? आप बताइए, आज बताइए मीडिया के जरिए हमें कहाँ जाना है? देख सकते हैं कि इनका दर्द छलक रहा है। शिवरात्रि के 2 दिन हैं और ये अभी भी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ फीमेल से बात करते हैं। आप कंचन पंडित, ये रात भर आप भी यहाँ पे बैठे, क्या कहेंगे? सर रात भर हम यहाँ पे बैठे, हम सब लोग अभी भी यहीं पे है। हम तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक रविंदर रैना जी हमारे समक्ष आके हमें हमारी सैलरी की श्योरिटी नहीं देते, एक रिटन ऑर्डर नहीं निकलवाते कि हाँ हमारी सैलरी आज रात तक आ ही जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। क्योंकि इन्होंने पहले भी हमें काफी सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन इस बार आश्वासनों पे हम कोई काम नहीं चलेगा। कल जी आज कैंपू में जा रहे हैं, जगती जा रहे हैं, बूटा मुट्ठी जा रहे हैं, बाकी जगहों पे जा रहे हैं, शिवरात्रि के अरेंजमेंट्स को रिव्यू करेंगे। आपको लगता है कि उनको यहाँ पे भी देखना चाहिए आप लोगों को? सर अगर वो रिव्यूज कर रहे शिवरात्रि की तैयारियों को, तो वो शिवरात्रि की तैयारियां तो हमसे ही है ना। जब उनके लोग ही खुश नहीं है तो वो क्या रिव्यूज देंगे वहां जाके, क्या देखने जाएंगे? हम लोग सड़कों पे, हमें रातें भी सड़कों पे निकल गई और दिन भी सड़कों पे ही निकल रहे। हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी एज अभी इतनी भी नहीं है, 23-25 इयर्स के ही है यहाँ पे सारे यंगस्टर्स, तो वो सड़कों पे है, तो वो क्या वहां पे जाके दिखा रहे हमारे पेरेंट्स? तो देख सकते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी गुहार है कि सैलरी जो है इनकी बंद है कई टाइम से, और जो आप देख सकते हैं जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है इसके सामने लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से ही, और ये कह रहे हैं कि जब तक कि इनकी सैलरी रिलीज नहीं होती है तब तक ये इनका धरना जो है जारी रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।